हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 22 मई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। डब्ल्यूएचओ यानी कि जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल बनाए हैं वन हेल्थ के कंसेप्ट के ऊपर, जो इन्वेस्टिगेट करेगा जूनोटिक डिजीजेज में जो राइज देखने को मिल रही है। आप भी समझ रहे हो कि चाहे वो कोविड हो या फिर आजकल जो अन्य प्रकार के डिजीजेज, वायरल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस देखने को मिल रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं कुछ कमी कह सकते हो या फिर यूं कह सकते हो कि जो हमारा इन्वायरमेंट के साथ ह्यूमन का इंटरेक्शन हो रहा है वो अनसस्टेनेबल होता जा रहा है। सो इसी को एनालाइज करने के लिए कि आखिर कारण क्या है कि इतने ज़्यादा तेजी से जूनोटिक डिजीज या फिर इन्फेक्शियस डिजीज बढ़ते जा रहे हैं। और अभी तो आपको ही पता है ये 21st सेंचुरी की शुरुआत ही है। सपोज करो कि आने वाले 10 साल 20 साल में अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो जो आपके इस प्रकार के डिजीज आने की संभावनाएं हैं, उनकी क्वांटिटी है और उसकी इंटेंसिटी है कितनी ज़्यादा हो सकती है और कितना ज़्यादा डिवास्टेशन ह्यूमंस के लिए किया जा सकता है। और एक बात तो नेचर ने साफ साफ बता दी है कि डिस्पाइट हम कितने भी डेवलप कर ले मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, इवन वैक्सीन्स, फिर भी कहीं ना कहीं हमें नेचर के अलोंग ही चलना पड़ेगा। उनके जो नियम हैं उनके अनुसार ही चलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जो हम एक्सप्लॉयटेटिव नेचर शोकेज कर रहे हैं नेचर के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, उसका कहीं ना कहीं परिणाम हमें भुगतने को मिल रहा है। और डिस्पाइट कि आपके पास इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है, फिर भी हम नेचर से पीछे ही है, ये मानना पड़ेगा। अदरवाइज आप समझ लो कि 2 साल होने को है फिर भी जो ये आपका कोविड-19 है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। जो डेथ टोल है वो बढ़ती जा रही है। सो कहीं ना कहीं हमें एक बार पीछे देखने की ज़रूरत है कि हम लोगों ने क्या गलतियां की है और आगे क्या सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन चलो वो तो मैं डाइवर्ट हो गया, बट ये टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं जो आपका जूनोटिक डिजीजेस के जो केसेस राइज हो रहे हैं उसके ऊपर जो पैनल डब्ल्यूएचओ ने बनाया है। तो सबसे पहली बात तो हम ये जानते हैं जूनोटिक डिजीजेस का क्या मतलब होता है। जूनोटिक डिजीज नाम से ही देख लो, जू प्लस नोटिक यानी कि पैथोजेनिक इन्फेक्शन। पैथोजेंस यानी कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब जब आपके एनिमल्स में या एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस में इन्फेक्ट किया जाता है तो आप इसे कह सकते हो जूनोटिक डिजीज है ना। तो जूनोटिक मीन्स कि आपका जो कैरियर है वो कौन है, एनिमल्स है, और इन्फेक्ट किसे कर रहा है, ह्यूमंस को कर सकता है ना, किसी दूसरे एनिमल्स को कर सकता है। तो ये बातें हो जाती है। और जो 75% ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज वो आपका जूनोसिस से ही होता है, यानी कि एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती है। और ये कोविड-19 के भी जो आपके स्प्रेड होने के जो चांसेस है वो कहीं ना कहीं एनिमल्स के ही थ्रू बताया गया है, बट अभी तक इस पर कंफर्मिटी नहीं आई है। लेकिन इससे पहले के अगर जो सार्स या फिर इससे रिलेटेड वायरसेस आए हैं, एपिडेमिक या पेंडेमिक आई है, कहीं ना कहीं वो भी आपका एनिमल्स के ही थ्रू तो आई है। तो ये भी आपका उसी का वेरिएंट है। कोरोना वायरस बेसिकली आपको क्या है, ये आपका अम्ब्रेला टर्म है, इसमें बहुत सारे वायरसेस आ जाते हैं। तो ये बातें हैं। और देख लो एनिमल्स एक मेजर कैरियर बनता जा रहा है और एनिमल्स से ह्यूमंस में स्प्रेड होने के चांसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग आवर डिपेंडेंसी ऑन द एनिमल्स फॉर द फूड। चाहे वो आपके फिशेस हो या फिर जो आपके चाइना में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल फूड ईट किए जाते हैं, या फिर दूसरे देश की ही बात कर लो, कहीं ना कहीं ये रेस्पॉन्सिबल है। इस डाटा से साफ साफ पता चल रहा है 75% इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बाय जूनोसिस। तो जूनोसिस से हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमंस जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड और अदर एक्टिविटीज, तभी तो ये स्प्रेड हो रहा है ह्यूमंस में। अदरवाइज एनिमल्स अपनी जगह, वो अपनी बायोडाइवर्सिटी में खुश, अपने इकोसिस्टम में खुश, और ह्यूमंस अपने इकोसिस्टम में खुश। सो इससे बैलेंस भी बना रहता है। बट यहाँ पर तो ये डिसबैलेंस होता जा रहा है आने वाले समय में। तो कहीं ना कहीं ये आपको इश्यूज देखने को मिल रही है। एंड अगर हम बात करें जो मैंडेट्स हैं वन हेल्थ के ऊपर, मतलब क्या क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया है इस पैनल का, तो जो जूनोटिक डिजीजेज स्प्रेड हुई हैं या फिर इमर्ज हो रही हैं, चाहे वो आपका H5N1 हो, एवियन इन्फ्लुएंजा हो, मर्स, इबोला, जीका, एंड पॉसिबली जो नोवल कोरोना वायरस डिजीज, ये जो आपका धुआंधार
इन्फ्लुएंस कर रही है पूरे विश्व को, तो इसका इमरजेंस का कारण क्या है, स्प्रेड कैसे हो रही है, इन सब के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। साथ ही साथ सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को एडवाइस भी करी जाएंगी कि अगर भविष्य में इस प्रकार की आउटब्रेक आती है तो कहीं ना कहीं हमें कैसे डील करना है, कैसे फ्यूचर आउटब्रेक को होने से प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड ऑल्सो सर्वेलेंस फ्रेमवर्क को डेवलप करने की बात कही गई है, ग्लोबल एक्शन प्लान हो, बिकॉज आपको भी पता है कि जो विश्व है अब ग्लोबलाइज हो गया है, यानी कि एक आपका इंटीग्रेटेड मार्केट कह सकते हो, इंटीग्रेटेड कम्युनिटी कह सकते हो। लोग जो है फास्ट मोड में एक जगह से दूसरे लोकेशन फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट जा सकते हैं, तो जो इन्फेक्शन कैरियर है वो भी वन कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट उतने ही तेजी से जा सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं अब हमें रीजनल लेवल पर नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर सोचने की जरूरत है। वी हैव टू डेवलप ग्लोबल एक्शन प्लान कि अगर किसी देश में इस प्रकार की इश्यूज आती है तो ग्लोबल लेवल पर कैसे तैयारी कर ली जाए, सो दैट वहां से वो दूसरे देश में इन्फेक्ट करने से रोका जा सके। बिकॉज एज द टाइम इज इंक्रीजिंग, जो कनेक्टिविटी है, आपका जो इंटीग्रेशन है, मूवमेंट है, माइग्रेशन है, वो सब बढ़ता जा रहा है। एंड ऑल्सो स्टडी वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, और वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज ये ही तो आपको समझना होगा, फूड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बनाइजेशन, कि आखिर ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज इन सब क्षेत्रों में आ रहा है, क्या इसका भी कोई आपका कंट्रीब्यूटिंग लिंक है जिसके कारण ये आपका जो डिजीज स्प्रेड हो रहा है? अगर हाँ, तो कैसे हम उस लिंक को डिकोड करें सो दैट हम सस्टेनेबल वे में अपने आप को भी रख सके, प्लस जो हमारी इन्वायरमेंट है, प्लस हमारी जो इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, उनको भी कहीं ना कहीं सस्टेनेबल पोजीशन पर रखा जा सके। अदरवाइज जहां पर भी ऐसे डिस्टर्बेंस देखने को मिले हैं, इस प्रकार के हेल्थ क्राइसिस, इस प्रकार के जो आपके नेचुरल क्राइसिस, वो आए ही आए हैं। एंड ये जो रिकमेंडेशंस है वो बेसिकली वो वन हेल्थ अप्रोच को फुलफिल करेगी। वन हेल्थ अप्रोच बेसिकली यही कहता है, आगे देखेंगे वन हेल्थ अप्रोच क्या कहता है। सिंपली वन हेल्थ अप्रोच की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब आप एनिमल्स के हेल्थ और इन्वायरमेंट के हेल्थ को अलग कर कर नहीं देख सकते। एज वेल एज जो ह्यूमन बींग्स हैं आपके, ये सब यानी कि सिंपली कहें तो एक तरफ आपका इकोसिस्टम है जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, इन्वायरमेंट है, उस इकोसिस्टम में जो आपका कंस्टिट्यूएंट है। तो ह्यूमन बींग्स का हेल्थ जो है वो आपका हेल्थ ऑफ एनिमल्स प्लस हेल्थ ऑफ इन्वायरमेंट पर निर्धारित है या निर्भर करता है। यानी कि अगर एनिमल के हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा तो ह्यूमन के हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा, या फिर इन्वायरमेंट का अगर नुकसान पहुंचेगा तो ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचेगा, एलोंग विद जो एनिमल्स या इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वन हेल्थ कंसेप्ट इज नथिंग बट इंटीग्रेटेड कंसेप्ट, कि इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट्स इज डिस्टर्ब द अदर विल सर्टेनली बी गोइंग टू बी डिस्टर्ब। तो ये आपका वन हेल्थ कंसेप्ट है और ये हमने बताया। और कहीं ना कहीं फूड सेफ्टी, जूनोसिस डिजीज को कंट्रोल करना, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को कर्व करना, वन हेल्थ कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रूप से निकल कर आ रहा है। और ये जो टर्म है वन हेल्थ का फर्स्ट टाइम 2003-2004 में यूज करी गई थी, और ये एसोसिएटेड था जब आपका उसी दौरान आपको भी पता होगा सार्स यानी कि एक सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज का उद्गम हुआ था, और एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 इन सबों का स्प्रेड हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था कि ये सब जो हम लोग ह्यूमंस के ऊपर, ह्यूमंस नहीं एनिमल्स या फिर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी से परिणाम निकल कर आ रहा है कि ये सब डिजीज जो है इमर्ज हो रहे हैं। तो आज भी कुछ इसी प्रकार पर चर्चा हो रही है। एंड अप्रैल 2021 WHO ने गाइडलाइंस भी इश्यू किया है कि जो कैसे जूनोटिक पैथोजेंस के ट्रांसमिशन के रिस्क हैं टू द ह्यूमंस उसे कम करे जा सकते हैं फूड प्रोडक्शन में, मार्केटिंग चेन्स में। तो इन सब टॉपिक पर हमने बात की। और ये देख लो आप, इंटीग्रेटिव हेल्थ रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है। सिंपली अगर बोला जाए, जब भी कोई हेल्थ क्राइसिस आएगी या फिर आने की संभावनाएं हो सकती है, तो तीन इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं। एक तो आपका प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपको भी पता है। प्रिवेंशन यानी कि होने से पहले आप सतर्क हो जाए, प्रिवेंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस, अब कुछ व्यक्ति होते हैं, सर्टेन जो लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई साहब आने तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो मास्क कभी धरती पर नहीं मास्क जो है वो धरती पर कभी नहीं पहनेंगे। एंड अल्टीमेटली तो ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं लापरवाही। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि इन्फेक्शन तेजी से फैलते जा रहे हैं। अगर प्रिवेंशन उन लोगों ने सही से किया होता, मास्क जो प्रॉपर पहनने की है प्रॉपर पहनी होती और जो गाइडलाइन दिए गए उसे फॉलो किए जाते, तो इस प्रकार की इश्यूज कहीं ना कहीं, हम ये नहीं कहते कि खत्म हो जाती, लेकिन हाँ कम जरूर होती, लोड जरूर कम हो जाता अगर प्रॉपरली फॉलोड गाइडलाइंस किए जाते तो। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब
प्रिवेंशन से काम नहीं चला, चलो हमने बहुत सारे प्रिवेंशन कर लिए, फिर भी कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वो कुछ बीमारी ने स्ट्राइक कर दिया शरीर में, तो वो हो जाते हैं इंटरवेंशन की। जब स्ट्राइक किया तब क्या करना चाहिए, तो दवा या फिर जो आपका हेल्थ केयर वो सब काम करता है। तीसरे में क्या होता है कि व्हेन यू रिकवर, तो भी आपका पोस्ट रिकवरी ट्रीटमेंट होता है, सो दैट आपकी जो शरीर है वो रिकवर हो सके तेजी से, कोई दूसरा इन्फेक्शन आप पर अटैक ना करे, इसलिए ये बातें भी ध्यान दी जाती है। तो ये आपके कंपोनेंट्स इंटीग्रेटिव हेल्थ मैनेजमेंट में आते हैं, प्रिवेंशन, इंटरवेंशन, रिकवरी या रिहेबिलिटेशन। एंड वन हेल्थ के तहत क्या हो गया, देख लो आप, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ, ये सब क्या बोलती है। वन हेल्थ का सिंपल सा मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है सस्टेनेबल, सस्टेनेबिलिटी यानी कि अगर आपको ह्यूमन हेल्थ ठीक रखनी है, अगर ह्यूमन हेल्थ पूरे विश्व में सही होनी है, तो हमें सिर्फ ह्यूमन हेल्थ की ही नहीं बल्कि एनिमल हेल्थ को भी ध्यान रखना पड़ेगा। उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ना हो, उनका जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस ना हो, उनके जो खाने पीने की जो अमाउंट की कमी ना हो, सो दैट वो जो है अपनी एरिया से निकल कर दूसरे एरिया पर जाए और दूसरे को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करे। या फिर ह्यूमंस को भी ये समझना पड़ेगा कि हमें उनके एरिया में नहीं जाना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे उनको खतरा पहुंच सके, और उनको खतरा पहुंचेगा तो इस प्रकार की सिचुएशन आ सकती है। अलॉन्ग विद एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न, कि हमें एनवायरनमेंट को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन पैरेलली रनिंग टू आपका इन्वायरमेंट ग्रोथ है ना। इन्वायरमेंटल ग्रोथ भी होना चाहिए अलॉन्ग विद इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इन्वायरमेंट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होना चाहिए कि आपके पास जो इन्वायरमेंट की हेल्थ है वो प्रॉपर मेंटेन करी जा रही है, एफॉरेस्टेशन हो रहा है, या फिर टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है वो इन्वायरमेंट को और ज्यादा प्रोस्पेरस बनाने के लिए हो रही है, न कि उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए हो रही है। कुछ इस प्रकार का कंसेप्ट आपका इन्वायरमेंटल ग्रोथ होना चाहिए, कि इन्वायरमेंट स्टैग्नेंट ना हो जाए इन द फील्ड ऑफ, इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो लेट्स मूव। प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए एक ही टॉपिक महत्वपूर्ण है, वो है आपका वन हेल्थ कंसेप्ट। वन हेल्थ कंसेप्ट पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू पे 99,122 करोड़ सरप्लस टू द सेंटर फ्रॉम इट्स प्रॉफिट। और ये न्यूज बेसिकली आ तो गई है, लेकिन इस पर काफी बड़ा विवाद 2-3 साल पहले हुआ था, और जिसके कारण अल्टीमेटली कमेटी भी बैठाई गई थी, और उस कमेटी ने रिकमेंड किया था, नहीं भाई साहब, ये जो आपके प्रॉफिट होते हैं उस प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को जो शेयर मिलने चाहिए वो सर्टेन रेशियो में होने चाहिए। ये डिसीजन भी आया था। और उसके बाद ये जो आप देख सकते हो आरबीआई ये सब जो काम करता है, यानी कि जो प्रॉफिट की ट्रांसफरिंग की जाती है गवर्नमेंट को, वो आपका सेक्शन 47 एलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में प्रोवाइडेड है। एंड करेंट सरप्लस ट्रांसफर की बात करें तो जो आपका विमल जलन कमेटी बैठी थी, और हमने आपको अभी भी बताया था, ये बेसिकली स्पेसिफिकली बैठी इसीलिए गई थी कि वो डिसाइड कर सके कि जो प्रॉफिट आती है जिसमें से जो सरप्लस शेयर बच जाता है आरबीआई के पास, उसका क्या किया जाए, कितने शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाए, वो आपका विमल जलन कमेटी डिसाइड करने वाली थी, जो उन्होंने रिकमेंड दिए थे, और उस रिकमेंडेशन को बेसिकली मानकर ये आपका जो सरप्लस फंड है वो देने शुरू हो गए आरबीआई की तरफ से। और देख लो, अगर हम बात करें विमल जलन कमेटी की, तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो भी सरप्लस प्रॉफिट आपके पास होता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, विच टारगेट द लेवल ऑफ रियलाइज्ड इक्विटी टू बी मेंटेन्ड बाय आरबीआई। यानी कि ऐसा ना हो कि ये सरप्लस प्रॉफिट जो जनरेट होंगे इसका मतलब टोटल जो है वो आरबीआई गवर्नमेंट को दे दे, टोटल नहीं, एक आप सर्टेन अमाउंट रखो, सो दैट अगर रिस्क आती है कभी तो उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आप इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा का सारा ही पैसा रख लो, जिसके कारण गवर्नमेंट के पास पैसे की दिक्कतें हो जाती है, बिकॉज गवर्नमेंट को सर्टेन स्कीम्स और जो आपके वेरियस प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं तो उसके लिए पैसे की जरूरत होती है, तो पैसे की कमी हो जाने के कारण कहीं ना कहीं फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है। कुछ इस प्रकार के इश्यूज आ रहे थे, इसलिए इन इश्यूज को डील करने के लिए ये रिकमेंडेशन था कि ठीक है आप सर्टेन लिमिट तक रखो, बट उसके बाद उसके बियॉन्ड जो भी पैसे हैं आप गवर्नमेंट को ट्रांसफर मार दो। सो जो भी है आपका रियलाइज्ड इक्विटी की बात करें तो ये आपका कॉन्टीजेंसी फंड हो सकता है। कॉन्टीजेंसी मतलब क्या, वो पैसे जो इमरजेंसी की स्थितियां आ सकती है तो उस इमरजेंसी की स्थितियों से निपटने के लिए जो हमने पैसे रखे हैं उसको हम कंटीजेंसी फंड के नाम देते हैं। और कंटीजेंसी फंड यहाँ पर हम संविधान वाला कंटीजेंसी फंड नहीं कर रहे हैं, विद इन द आरबीआई देयर इज ए कंटीजेंसी फंड। और ये जो प्रॉफिट आते हैं आरबीआई को, उस प्रॉफिट में से जो शेयर है वो कंटीजेंसी फंड में जाता है, बाकी जो है गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी जाती है। और क्यों ये कंटीजेंसी फंड मेंटेन करी जाती है, बस सिंपली फॉर मीटिंग ऑल रिस्क या लॉसेस प्राइमरीली बिल्ट अप फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग, है ना।
कि भविष्य में क्या पता कुछ ऐसी स्थिति आ जाए ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, जिसके कारण जो आरबीआई है उसको प्रॉफिट हो ही ना। अब प्रॉफिट नहीं होगा तो कल अल्टीमेटली जो रिजर्व मनी है, जिसको आप कह सकते हो कंटीजेंसी वाली फंड, जिसमें पैसे आरबीआई ने भर भर के रखे थे, तो वही तो काम करेगा ना। जैसे आपका सीआरआर हो जाता है, समझ लो आपका जैसे बैंकों में सीआरआर एसएलआर वाला कंसेप्ट होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका कंटीजेंसी फंड का कंसेप्ट दिया जाता है। एंड साइज ऑफ रियलाइज इक्विटी इन द फॉर्म ऑफ कंटीजेंट रिस्क बफर, ये मेंटेन करना है कितना, तो देख लो मिनिमम आपका 5.5% से 6.5% तो रखना ही है, आरबीआई के बैलेंस शीट में झलकनी चाहिए। और करेंट ट्रांसफर की बात करें तो देख लो कितना है आपका 5.5%, तो कहीं ना कहीं लोअर एंड पर है बेसिकली। और विमल जलन कमेटी ने ही रिकमेंड भी किया था कि जो आपका टोटल इकोनॉमिक कैपिटल है वो कितने कितने बीच में मेंटेन होने चाहिए, तो आपका 20.8% टू 24.25.4% ऑफ द बैलेंस शीट है ना, तो इतने रेंज में आपका टोटल इकोनॉमिक कैपिटल मेंटेन होना चाहिए। और अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस क्या है सरप्लस ट्रांसफर का अगर किया जाता है, तो सिंपली गवर्नमेंट को एडिशनल पैसे मिल जाएंगे ना, कि अपने प्रोग्राम्स स्कीम्स को चालू करें। अदरवाइज लेट से कि अगर फिस्कल डेफिसिट होता तो उनको लोन लेने पड़ते, बोरोइंग करने पड़ते, तो उसके कारण और ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाती। अब इधर से आरबीआई ट्रांसफर मार देता है, तो कहीं ना कहीं जो फिस्कल डेफिसिट की समस्या है वो कम हो सकती है और फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को भी अचीव करने में मदद मिल सकती है। एंड ऑल्सो हेल्प द गवर्नमेंट टू डील विथ इकोनॉमिक स्लो डाउन जो काउज हो रही है कोविड-19 के कारण। और आरबीआई एक्यूमुलेट करता है सरप्लस को कैसे, प्रॉफिट अर्न कर। प्रॉफिट कहाँ से आएंगे, फॉरेन करेंसी एसेट्स। फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी कि दूसरे देश के बॉन्ड्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, या फिर कोई डिपॉजिट्स हो गया विथ अदर सेंट्रल बैंक, तो इन सब के कारण जो इंटरेस्ट मिलते होंगे या फिर जो बॉन्ड के ऊपर जो आपको यील्ड मिलते होंगे, तो ये सब आपके एक तो प्रॉफिट कंपोनेंट हो गया। दूसरा क्या है कि जो आरबीआई है वो लोकल रुपी डिनोमिनेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी रखती है, यानी कि सिंपल अगर कहे कि डोमेस्टिक करेंसी में जो बॉन्ड रखे जाते हैं आरबीआई के द्वारा, इससे भी प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है। एंड मैनेजमेंट कमीशन ऑन हैंडलिंग द बोरोइंग्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो तीसरा कंपोनेंट ही है। सो इन सब के माध्यम से आरबीआई जो है सरप्लस एक्यूमुलेट करती है। एंड अगर बात करें प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के जो कंपोजिशन है इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। 5-6 लाइन की चेयरमैन कौन नियुक्त करता है, मेंबर्स कितने हैं, ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कितने हैं, और बेसिकली रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है या नहीं है, कुछ इतना बेसिक पता होना चाहिए। और हाँ, विमल जलन जो कमेटी न्यूज़ में आई है, और चूँकि ये रिसेंट कमेटी है तो ये पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि सिर्फ मुद्दा पता होना चाहिए कि किस टॉपिक के लिए बनाई गई थी। सो लेट्स मूव टू द थर्ड टॉपिक, ग्लोबल हेल्थ समिट opens new chapter in public health with signing of रोम डिक्लेरेशन। तो ये रोम डिक्लेरेशन न्यूज़ में आई है और हम देखते हैं कि क्या बेसिकली बातें कही गई है। तो अभी हाल ही में ग्लोबल हेल्थ समिट ऑर्गेनाइज करी गई थी यूरोपियन कमीशन प्लस इटली के द्वारा एज चेयर ऑफ G20। और ये जो समिट है कह सकते हैं कि इसमें ग्लोबल लेवल पर गैदरिंग्स होती है टू डेट टू एड्रेस द पैंडेमिक। और ये गैदरिंग हुआ है कौन से मुद्दे को हैंडल करने के लिए, तो जो पैंडेमिक ग्लोबल लेवल पर चल रही है उस मुद्दे को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे पैंडेमिक को ख़त्म किया जाए, इस पर जो है डिस्कशंस हुए हैं। और इस समिट में G20 कंट्रीज जो है वो रोम डिक्लेरेशन पर सहमति जताई है। और रोम कहाँ, इटली में। और ये समिट आपका कहाँ पर हुआ है, इटली में ही हुई है। तो इसलिए यहाँ जब हुई है तो यहाँ से आपका जो डिक्लेरेशन निकलेगा आपका रोम डिक्लेरेशन निकलेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये समिट लेट से दिल्ली में होती तो दिल्ली डिक्लेरेशन निकलता, रोम में हुई है तो रोम डिक्लेरेशन निकल कर आ रहा है। और रोम डिक्लेरेशन में बेसिकली सर्टेन प्रिंसिपल्स रखी गई हैं, गाइडिंग कमिटमेंट्स रखी गई हैं कि कैसे हम चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे आने वाले समय में, विच हैज़ बीन पोज्ड बाय कोविड-19। और ये जो प्रिंसिपल्स सेट आउट करी गई हैं, डेफिनेटली इट विल हेल्प इन प्रमोटिंग सस्टेन्ड फाइनेंसिंग, जिसके तहत इफेक्टिव हेल्थ सिस्टम कैपेबिलिटीज जो है वो क्रिएट किए जाएँ, कैपेसिटीज क्रिएट किए जाए, सो दैट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। वही से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी कि जो भी लोग या ह्यूमंस इस धरती पर रह रहे हैं उन सबों को हेल्थ बेनिफिट्स मिले अगर उनको ज़रूरत पड़े तब। एंड इम्प्रूव प्रिपेयर्डनेस, तो इसकी भी बात करी गई है। इम्प्रूव प्रिपेयर्डनेस कैसे होगी, तो अर्ली वार्निंग जो है उसे स्ट्रेंथन करना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार से अगर इस प्रकार की स्थितियां बनने को संभावनाएं जत रही है, लग रही हैं, या फिर कहीं पर किसी प्रकार का इस प्रकार का केस निकल कर आ रहा है, तो हमें ये चेतावनी पूरे वर्ल्ड को दे देने की ज़रूरत हो, सो दैट प्रॉपर टाइम पर टाइम रहित एक्शन ले लिया जाए
अदरवाइज इस प्रकार की स्थितियाँ जो कोरोना 19 में हो रही है वो ना हो, उससे बचा जाए। कहीं ना कहीं हमें सीख लेने की ही ज़रूरत होनी चाहिए इस प्रकार की स्थिति से, सो दैट आगे इस स्थिति को न देखा जाए। एंड देख लो, इम्प्रूव प्रिपेयर्डनेस थ्रू अर्ली वार्निंग एंड कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स विद रिजिलेंट अगेंस्ट द करंट पैंडेमिक एंड फ्यूचर पोटेंशियल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एज वेल। एंड क्या की फीचर्स है रोम डिक्लेरेशन का, तो देख लो, एग्जिस्टिंग मल्टीलेटरल हेल्थ आर्किटेक्चर, उन सबको सपोर्ट करना है, उसको और ज़्यादा बेहतर बनाना है, सो दैट प्रिपेयर्डनेस आने वाले समय में और बेहतर हो सके, प्रिवेंशन मजबूत किया जा सके, डिटेक्शन प्लस रिस्पॉन्स और ज़्यादा मजबूती से हो। एंड अप्रोप्रिएट एंड सस्टेनेबल फंडिंग की भी बात करी गई है, सो दैट कोलैबोरेटिव ग्लोबल रिस्पॉन्स एफर्ट्स को मजबूत किया जाए। अदरवाइज दिक्कतें क्या होती है कि हम लोग जो है, या फिर यूँ कह सकते बहुत सारे ये देश क्या समझते हैं कि ये जो इश्यू है वो हमारे देश की नहीं है, इसलिए हमें दूसरे देशों में कूदने की ज़रूरत नहीं है। जबकि आप देख लो, इसी प्रकार के विचार रखते रखते ये ग्लोबल लेवल पर पहुंच गया और अल्टीमेटली किसी भी देश ने प्रॉपरली ग्लोबल अलायंस के रूप में इस पैंडेमिक को डील करने में असक्षम रहा। भले ही अपने अपने खुद के देश के लिए उन्होंने समस्याओं को डील करी होंगी, लेकिन अगर बोले ग्लोबल लेवल पर कोई कोलैबोरेशन या कोऑर्डिनेशन देखने को मिला तो नहीं मिला, ना ही WHO की रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमें देखने को मिली। एंड वही बात है, एंड फोस्टर ऑल of society and health in all policies approaches as well as invest in the worldwide health and care workforce, तो इसकी भी बातें करी गई है, invest in worldwide health and care workforce and promote the multilateral trading system plus open, resilient, diversified, secure, efficient and आपका रिलायबल ग्लोबल सप्लाई चेन टू हेल्थ इमरजेंसी, है ना, कि अगर हेल्थ इमरजेंसी आए तो पता चला कि भाई साहब जो सप्लाई की ज़रूरत है हमें रॉ मटेरियल्स की दवाई बनाने की या फिर जो भी वैक्सीन की, वो हो ही नहीं पा रही है, तो इस प्रकार की हेल्थ इमरजेंसी को ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। भले ही ये कोई अमीर देश होंगे, रिच नेशंस होंगे, वो अपने देश में समस्याओं को ख़त्म कर लेंगे, लेकिन जो पुअर नेशंस होंगे उनका क्या, उनको तो सप्लाई चेन की ज़रूरत है, सो दैट हेल्थ इमरजेंसीज को डील कर सकें। ये सब बातें हो जाती है। तो अगर हम बात करें अन्य फैक्टर की, तो देख लो, increase the effectiveness of preparedness and response measures by supporting and promoting the meaningful inclusive dialogue, so ये बातें हैं। एंड लेट्स मूव, वैसे तो प्रीलिम्स के लिए बस इतना याद रखना कि ये जो रोम डिक्लेरेशन है वो बेसिकली किस समिट से एसोसिएटेड है, किस टॉपिक से एसोसिएटेड है, ये पता होना चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। US calls for 50% global minimum tax on corporate profit, तो US बेसिकली 50% ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगाने की बात करी जा रही है, जो भी कॉर्पोरेट यानी कि जो आपके कंपनी है उनके प्रॉफिट्स के ऊपर। तो ये जो आपका GMT लाए जाने की बात US की तरफ से आ रही है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स, ये आपका मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट होगा फॉर ऑल द कॉर्पोरेशंस जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेट कर रही है, टू पे रिगार्डलेस कि उस कंपनी की जरूरिशन कहाँ है, कौन से देश में है, इन सब से परे होकर। समझ में आ रहा है आपको क्या कंसेप्ट है ग्लोबल मिनिमम टैक्स, यानी कि जो टैक्स लगाए जाएंगे सारे कॉर्पोरेशंस पर लगाए जाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, रिगार्डलेस कि वो कंपनी आपकी अमेरिका में रजिस्टर्ड है या फिर आपकी इंडिया में रजिस्टर्ड है, ये कंसेप्ट लाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, इस कंसेप्ट को OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने भी समर्थन दी है, IMF की तरफ से भी समर्थन आया है, एज वेल एज G20 मेजर इकोनॉमिक्स की तरफ से भी समर्थन आया है। अब बात यह है कि आखिरकार इस प्रकार की जो कंसेप्ट रखी जा रही है इसका क्या बेनिफिट होगा, क्यों इस प्रकार के टैक्स ग्लोबल लेवल पर प्रपोज करने की हो रही है। तो कहा जा रहा है कि अगर हम इस प्रकार के टैक्स लगाते हैं तो जो कंपनीज या कॉर्पोरेट बेस इरोजन एंड प्रॉफिट सिस्टम के तरीके अपना कर अपने प्रॉफिट को कम दिखाती है और प्रॉफिट सेव करती है, टैक्सेशन से बचती है, तो इस कंसेप्ट से कहीं ना कहीं BEPS जैसे केसेस में कमी आ सकती है। और जब हम बात करते हैं BEPS यानी कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट सिस्टम, इसमें क्या होती है, जो बड़े बड़े कंपनीज होती है वो क्या करती हैं कि लेट्स से कि आपका जिसको हम कहते हैं टैक्स हेवन कंट्री, टैक्स हेवन कंट्रीज उन कंट्रीज को कहते हैं जो काफ़ी कम टैक्स लगाते हैं किसी भी कंपनीज के ऊपर या इनकम के ऊपर। तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, वो उन जगहों पर अपना हेडक्वार्टर या फिर फैक्ट्री खोल देती है, सो दैट इनको हाई टैक्स न पे करना पड़े, वहीं पे आपका क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, है ना। साथ ही साथ जो भी आपके कंपनीज है वो इनकम जनरेट करेंगे तो उनको टैक्स भी कम देना पड़ेगा, है ना। और जबकि दूसरे जगह पर वो क्या कर रही है, दूसरे देशों में अपना ऑपरेशन कर रही है, तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है कि जो आपके
टैक्स कलेक्शन है टू द नेशंस, वो तो कम पड़ जाते हैं ना, जबकि ये तरीका क्या अपनाया जा रहा है कंपनीज के द्वारा अपने प्रॉफिट को सेव गार्ड करने के लिए, जबकि प्रॉफिट एक्चुअल में नहीं हो रही है, लेकिन ये प्रॉफिट में जो टैक्स जाने चाहिए वो टैक्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को नहीं जा रहे, बिकॉज इन्होंने खुद को अपने आप को रजिस्टर करवाया है लो टैक्स रिडक्शन नेशन में, सो दैट हायर रेट्स जो है उसको पे करने से बचा जाए इन द कंट्री दे एक्चुअली ऑपरेटिंग। तो बीईपीएस में यही होता है कि लोअर टैक्स रिडक्शन में कंपनी रजिस्टर है, ऑपरेट हो रही है हायर टैक्स या फिर वो देश जहाँ पर टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ आपका सब कुछ कर लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग जो भी करने का होगा अल्टीमेटली यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बोलेंगे कि भाई साहब मैंने तो यहाँ प्रोड्यूस किया ही नहीं अल्टीमेटली, तो मुझे उतने टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कंसेप्ट होती है। एंड अकॉर्डिंग टू OECD जो गवर्नमेंट है वो देख लो आप अप्रोक्स $240 बिलियन लूज करती है पर ईयर ड्यू टू दिस आपका बीईपीएस, और इंडिया का एनुअल टैक्स लॉस देखा जाए ड्यू टू द कॉर्पोरेट टैक्स अब्यूज वो अप्रोक्स $10 बिलियन है। ये आप मेंस के रूप में लिख सकते हो, कहीं पर भी स्टेटमेंट यूज हो सकता है आपका कि किस प्रकार से हमारा जो कहीं ना कहीं टैक्सेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है अगर हम बात करें टैक्स अब्यूज को रोकने के क्षेत्र में, बिकॉज $10 बिलियन कोई मामूली इनकम नहीं है भारत जैसे देश के लिए, जहाँ पर स्थितियाँ कहीं ना कहीं गरीबी है या फिर जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो कहीं ना कहीं इन सब पैसे से अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से या फिर इनिशिएटिव में खर्च किए जा सकते थे, बट कहीं ना कहीं ये तो नुकसान ही हो रहा है गवर्नमेंट को। तो अगर हम बात करें जीएमटी, तो ये आपका दूसरा इश्यूज भी है ना कि आप ग्लोबल लेवल पर लगा दे रहे हो टैक्स, ग्लोबल लेवल पर कोई नेशन थोड़ी ना है, ये तो डिफरेंट नेशन से उनकी अपनी सॉवरेनिटी है, तो आप कैसे ग्लोबल लेवल पर सबके ऊपर टैक्स थोप दोगे कि भाई साहब नहीं आपको तो मानना ही पड़ेगा, टैक्स लगेंगे आपको देना ही पड़ेगा, तो इट विल अगेंस्ट द राइट ऑफ सॉवरेन नेशन टू डिसाइड ए नेशंस टैक्स पॉलिसी की भाई साहब ये तो वेरी इंडिपेंडेंट स्टेटस होनी चाहिए कि हम पे करें या ना पे करें ग्लोबल लेवल पर। एंड ऑल्सो इट मे इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज ग्लोबल टैक्स रेट जो है वो इस्तेमाल करी जाती है जन अल्टरनेटिव टू पुश द इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ ये भी बातें हैं, जैसे जो आपकी डेवलपिंग कंट्री होती है वो क्या करती है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए टैक्स रेट कम कर देती है कि भाई साहब आप प्रोडक्शन बढ़ाओ तो दैट डिमांड बढ़े, और डिमांड बढ़े तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो कहीं ना कहीं ये इन देशों के लिए खतरे हो सकते हैं, इनके जो रेवेन्यू है या फिर इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर असर आ सकता है। एंड इन 2019 इन बिड टू रिवाइव द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इंडिया ने देख लो आपको याद होगा कॉर्पोरेट टैक्स में साफ कट किए थे फॉर डोमेस्टिक कंपनी, एंड इट पुट्स क्वेश्चन ऑन ग्लोबलाइजेशन as it will be beneficial only for developing countries to become a monopoly। तो ये डाउट लग रहा है कि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन पर ही खतरा है, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ये जो वन टैक्स लगाने का प्लान कर रहा है ये तो सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को ही फायदा पहुंचाएगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको तो खतरे पहुंचा सकते हैं ना। तो ये कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के बारे में 5-6 लाइन पता होना चाहिए, ये किसका कंसेप्ट है, किस ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट है, ये है क्या, और बेसिकली बस, और ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या ऑब्जेक्टिव से लाया जा रहा है, तो ये पता होनी चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2020, ये रिलीज हुई है। तो बेसिकली प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट ये बाइनियल यानी कि साल में 2 बार वो पब्लिश होती है, किनके द्वारा तो अच्छे से याद रखना है, UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्लस IUCN दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और ये रिपोर्ट बेसिकली असेस करती हैं द स्टेटस ऑफ प्रोटेक्टेड प्लस कंजर्व्ड एरिया जो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड 2020 एडिशन की बात करें तो ये आपको फाइनल रिपोर्ट प्रदान करता है स्टेटस ऑफ HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट 11, और HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट 11 क्या है हम उसे स्पेसिफिकली देखेंगे, बट बात करते हैं HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट की। तो ये जो HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट है ये एक प्रकार से आप समझ लो कि इसे जो फुलफिल करना था वो आपका 2011 से आपका 2020 के पीरियड में फुलफिल करना था, लेकिन आप देख लो ये पीरियड तो जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं क्या HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स अचीव हुई है या नहीं हुई है इस पर भी हमें देखना होगा। प्लस अगर हम फर्दर डिटेल्स की बात करें तो ये आपका HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट ये अडॉप्ट करी गई थी जब 10th मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, और जब हम बात करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इट इज नथिंग बट जो मेंबर नेशन है उसी को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। तो जो 10th मीटिंग हुई थी COP की 2010 में नगोया जो कि जापान में है, वहाँ से ये आपका HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट आया था। HE बेसिकली वो रीजन का नाम है, सिटी कह सकते हो जो जापान में है।
एंड देख लो टारगेट 11 को मैं स्पेसिफिकली मेंशन करी गई है कि जो बाय 2020 एटलीस्ट 17% ऑफ टेरिस्ट्रियल एंड इनलैंड वाटर एंड 10% ऑफ कोस्टल एंड मेराइन वाटर especially areas of particular importance for biodiversity and ecosystem services are conserved। तो आप समझ रहे हो कि ये जो 2020 के एडिशंस लाए गए हैं वो स्पेसिफिकली इस एची बायोडाइवर्सिटी टारगेट स्टेटस को मॉनिटर करेगा कि क्या सचमुच में हमने 2011 से 2020 के बीच टारगेट 11 को फुलफिल कर पाए हैं या नहीं कर पाए। और टारगेट 11 क्या कहता है कि एटलीस्ट 17% ऑफ द टेरिस्टेरियल प्लस 10% ऑफ कोस्टल एंड मेराइन एरिया वो कंजर्व होने चाहिए, और इसी का एनालिसिस किया जा रहा है इस रिपोर्ट में। क्या की फाइंडिंग्स आई है तो देख लो। सिंस 2010 प्रोटेक्टेड एरियाज विच कवर्स ऑलमोस्ट 21 मिलियन किलोमीटर्स पर वो ऐड किए गए हैं ग्लोबल नेटवर्क में, और 2010 से ही 82% ऑफ द कंट्रीज एंड टेरिटरीज उन्होंने अपने शेयर ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज को इंक्रीज किया है, एज वेल एज प्रोटेक्टेड एरियाज के कवरेज को और ज़्यादा बढ़ाया है वेस्ट कंजर्वेशन में से। तो ये पॉजिटिव बेसिकली नोट की तरफ संकेत कर रहा है, बिकॉज प्रोटेक्टेड एरियाज बढ़ी हैं। और देख लो 82% कंट्रीज और टेरिटरीज ने मिलकर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्टेड एरियाज का शेयर जो है बढ़ाया। एंड अगर हम बात करें OECM यानी कि अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, तो ये एरियाज होते हैं जो अचीव करते हैं इफेक्टिव इन सितु कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच इज आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया। एंड इसने रिकमेंड भी किया है कि भाई साहब हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स को और ज़्यादा तेज करने हैं इवन इन द कंट्री जहाँ पर लार्ज एरियाज जो है वो बायोडाइवर्सिटी से कंजर्व है ना, क्योंकि उस पर भी खतरा आ सकता है, तो उसको भी हमें कंजर्व करना है सो दैट वो फर्दर डिग्रेड ना हो जाए। एंड देख लो आपका ये जो आपका नगोया जापान में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी स्टेट हुई थी जिसके तहत एची टारगेट्स आया था, इसमें आपका ब्रॉड 5 कैटेगरीज में बांटा गया है और उसके सब सेक्शंस है। एक तो आपका ये 1 2 3 4 5, और फर्स्ट में आप देख लो एड्रेस अंडरलाइन कॉजेज, यानी कि जो आपके पहला सेक्शन है उसमें जो अंडरलाइन कॉजेज है बायोडाइवर्सिटी लॉस के या फिर वेरियस बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड इश्यूज के, उसके कारण हमें ढूंढने है ना, जैसे इम्प्रूव द अवेयरनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मेनस्ट्रीम द बायोडाइवर्सिटी, रिमूव रिफॉर्म इंसेंटिव एंड इम्प्लीमेंट द प्लान फॉर सस्टेनेबिलिटी, ये सब बातें कही गई है। प्लस जो आपका दूसरा सेक्शन है रिड्यूस प्रेशर्स एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज, है ना, इसमें आपका रिड्यूस हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन, फिश सस्टेनेबली एंड मेक फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री सस्टेनेबल, रिड्यूस पॉल्यूशन, टैकल इन्वेसिव स्पीसीज, मिनिमाइज द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। एंड फिर आपका C है, D है एंड E है, आप इसे देख लेना बिकॉज टाइम ज़्यादा कंज्यूम लग रहे हैं, दैट्स वाई। सो लेट्स मूव। और ये देख लो 2010 ईयर्स में आपको 20 टारगेट्स अचीव करने थे, है ना, दैट्स मीन्स कि आपको एची बायोडाइवर्सिटी टारगेट के तहत टोटल 20 टारगेट दिए गए थे, और इसमें टारगेट 11 आप देख लो, है ना, प्रोटेक्शन एंड मैनेज क्रिटिकल साइट्स। सो लेट्स मूव टू द शॉर्टर लीड। हाँ, ये जरूर याद रखना एची बायोडाइवर्सिटी टारगेट कहाँ से निकल कर आई है, ये समिट याद रखना, कहाँ पर हुआ था ये याद रखना, और टारगेट्स के बड़े बड़े कंपोनेंट याद रखना, अंदर में नहीं जाना। बड़े बड़े कंपोनेंट जैसे एड्रेस द अंडरलाइन कॉजेज, रिड्यूस प्रेशर एंड प्रमोट द सस्टेनेबल यूज, ये कंपोनेंट बस याद रखना। बाकी ऑप्शन से आप अच्छे से आंसर कर सकोगे, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, याद रखा भी नहीं जा सकता, सिंपली आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज। सुप्रीम कोर्ट पर्सनल गारंटर्स लायबल फॉर कॉर्पोरेट डेब्ट, ये स्टेटमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया है गवर्नमेंट के 2019 नोटिफिकेशन को अंडर द इंडियन बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड। ये जो नोटिफिकेशन है जिसको अपील किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, ये लैंडर्स को अलाउ करते हैं कि वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं अगेंस्ट द पर्सनल गारंटर। पर्सनल गारंटर बेसिकली क्या कहता है कि भाई साहब मैं गारंटी देता हूँ उस व्यक्ति के लिए या फिर कंपनी के लिए कि आपका पैसा लौटा देगा, तभी कंपनी ने या फिर लैंडर्स ने पैसे दिए होंगे। तो ये नोटिफिकेशन अलाउ करते हैं लैंडर्स को कि वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं अगेंस्ट द पर्सनल गारंटर हु आर यूजुअली प्रमोटर्स ऑफ बिग बिजनेस हाउसेज अलॉन्ग विद स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट एंटिटी फॉर होम गारंटी दी गई थी। एंड अब गारंटर्स जो है वो अरेंज करेंगे डेप्ट जो भी क्रेडिटर बैंक के आपके बने हैं बिकॉज ऑफ द इंसॉल्वेंसी, पेमेंट उनको अरेंज करने पड़ेंगे सो दैट क्विक डिस्चार्ज, यानी कि चंगुल से बाहर निकले, अदरवाइज इनकम टैक्स वाले तो छोड़ेंगे नहीं उन्हें। तो दिस वुड बूस्ट द बैंक्स रिकवरी एफर्ट इन्वॉल्विंग द लार्ज बैड लोन्स एज वेल एज मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एसेट। एंड वी हैव द मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट। तो रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने मलेरकोटला 23rd डिस्ट्रिक्ट के रूप में क्रिएट कर दिया है। अब बात करते हैं प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट की। तो अगर हम बात करें कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट अगर किसी राज्य में बनानी है तो उसका क्या प्रोसीजर है, आपने
बेसिकली स्टेट क्रिएट करने के प्रोसेस के बारे में सुना होगा, हो सकता है आपने डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन के प्रोसेस के बारे में ना जाना हो, लेकिन अगर हम बात करें द पावर टू क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट या फिर अल्टर द एरिया और द एबोलिशिंग द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, आइदर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के माध्यम से। तो इसे अच्छे से याद रखना, यहाँ पर आपको पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपका ये डिसीजन लिया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट बनानी है, एबोलिश करनी है, एरिया अल्टरेशन करना है। However, when a state want to change the name of a district या फिर रेलवे स्टेशन, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैंडेटरी होती है फ्रॉम ए नंबर ऑफ अदर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसी, जैसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हो गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गई। तो नाम चेंज करने में ज़्यादा कठिनाई है एज कम्पेयर टू द डिस्ट्रिक्ट बनाने या फिर एबोलिश करने में, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, पर्सनैलिटीज इन न्यूज़। राजा राम मोहन रॉय और इनका पीरियड ऑफ देख लो 22 मई 1772 टू 27 सितंबर 1833। तो आज आपका 22 मई है, तो आप समझ सकते हो। और राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी कहे जाते हैं, एंड ही वाज मल्टीफैसेटेड सोशल, रिलीजियस, एजुकेशनल रिफॉर्मर, और ये जाने जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज पायोनियरिंग रोल इन अपोजिंग द प्रैक्टिसेस, जैसे सती प्रथा को एबोलिश करने में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, चाइल्ड मैरिज को खत्म करने में इनका कंट्रीब्यूशन रहा, प्लस सोशल डिविजन्स के जो माहौल बने थे उस समय, उस सोशल डिविजन्स को ख़त्म करने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एडवोकेट किया, एज वेल एज प्रमोटिंग द एजुकेशन। उन्होंने रिफॉर्म एसोसिएशन भी बनाया था ब्रह्मो समाज 1928 में, और इनका जो लिटरेरी वर्क है वो है आपका तुफत उल मुहद्दीन, यानी कि गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट। आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। तुफत उल मुहद्दीन, द इंग्लिश मीनिंग इज गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट, किसके द्वारा लिखा गया? इनके द्वारा 1803 में। इन परसेप्ट ऑफ जीसस, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। एंड द जर्नल मीरत उल अकबर पर्शियन में 1822 में, ये भी इन्हीं के द्वारा। तो ये 3 जर्नल आपको पता होने चाहिए, परसेप्ट ऑफ जीसस, तुफत उल मुहद्दीन, मीरत उल अकबर, और उन्होंने न्यूज़पेपर को भी फाउंड करवाया था, संवाद कौमुदी, ये भी पता होने चाहिए। द नेक्स्ट वन इज सुंदरलाल बहुगुणा, और सुंदरलाल बहुगुणा इनका पीरियड देख लो 9 जनवरी 1927 टू 21 मई 2021। एंड ये ग्रेट इन्वायरमेंटलिस्ट कह सकते हो, और ये जाने जाते हैं बिकॉज ऑफ द इनिशिएटर ऑफ चिपको मूवमेंट, जो कि नॉन वायलेंट एजिटेशन था 1973 में। ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ था उत्तराखंड में अगेंस्ट द फीलिंग ऑफ द ट्री, जो फॉरेस्ट कंट्रैक्टर्स कर रहे थे, और इन्होंने गांधीयन फिलोसफी ऑफ पीसफुल रेजिस्टेंस भी अपनाया था। हिज अपील रिजल्टेड इन ए 15-year बैन ऑन चॉपिंग ऑफ ग्रीन ट्रीज, है ना, 15 साल के लिए बैन लगा गया कि कोई भी चॉपिंग नहीं होगी ग्रीन ट्रीज की 1980 में। एंड ही ऑल्सो स्पीयरहेडेड द एंटी टेहरी डैम मूवमेंट 1980 में। 2009 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला था। एंड वी हैव द डोंगरिया कोंड, तो बेसिकली सडन स्पाइक विद ओवर 80 कोविड-19 पॉजिटिव केस पास्ट 1 वीक में रिपोर्ट किए गए हैं डोंगरिया कोंड, जो कि आपका PVTG यानी कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ऑफ ओडिशा है। और अगर बात करें PVTG की, ये मोर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं एमंग द ट्राइबल ग्रुप, और ओवरऑल 75 PVTGs को आइडेंटिफाई किया गया इन द कंट्री। और अगर हम बात करें डोंगरिया कोंड की, तो ये ट्राइब है जो रहते हैं इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ न्यामगिरी हिल्स, और ये स्प्रेडेड है अक्रॉस रायगढ़ कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ वेस्टर्न ओडिशा। एंड डोंगरिया स्पीक द कुई लैंग्वेज, ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो कुई लैंग्वेज किसका? डोंगरिया कोंड का। कहाँ रहते हैं? ओडिशा में। एंड PVTGs हैं, और कोविड की जो प्रभाव है अभी इनसे भी नहीं बच रहा है। सो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की डिस्कशन। होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।